हमारे कॉलेज में कितनी सुंदर लड़कियों की एंट्री हुई है। इन चारों दोस्त को भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। सच में यार, इन चारों को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये चारों अच्छे घर की हैं। काश इतनी सुंदर मैं भी होती। अब तो मुझे इनकी खूबसूरती से जलन हो रही है। कॉलेज में आते ही चारों दोस्त वहां खड़े लोगों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए क्लासरूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद उसी कॉलेज में उन्हीं की क्लास में काजल नाम की एक काली लड़की आती है, जिसे देखते ही सब उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। OMG, हमारी क्लास में काले कौवे की एंट्री। अब क्या हमारी क्लास में ये काली कौवी भी पढ़ाई करेगी? मिस काली भूतों की रानी, कॉलेज में आई हो तो थोड़ी इंसान बनकर आ जाती है। अपना रंग और ड्रेस देखा है तुमने? तुम जैसी लड़की निकलो हमारे क्लासरूम से। क्लासरूम में पीछे बैठी चारों दोस्त ये नजारा देख आपस में बातें करती हैं। इस कॉलेज के बच्चों की कैसी सोच है। जब हमने इस कॉलेज में एंट्री करी तो सबने हमारी कितनी तारीफ करी, और यहीं जब इस बेचारी ने एंट्री की तो इसके काले रंग का कितना मजाक बनाया जा रहा है। सही कहा तूने, और मुझे तो इस बेचारी के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छी बात है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है। क्लास के बच्चे काजल का मजाक बना ही रहे होते हैं कि तभी वहां टीचर आ जाती हैं, जिसके बाद सब शांति से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल अपनी क्लास पूरी करके जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलती है, एक लड़की उसके ऊपर सफेद चूना फेंक देती है और वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो, सब तुम्हारे काले रंग का मजाक बनाते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे मुंह पर सफेद चूना फेंक दिया। इसे ऐसे ही रखना, बहुत सुंदर लग रही हो, और अब तुम हमसे भी ज्यादा गोरी हो चुकी हो। तुम्हारे गोरे होने के लिए अब किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। ये सब आस्था, करिश्मा, पूजा और निहारिका से और नहीं देखा जाता, जिसके बाद पूजा गुस्से में आकर उस लड़की के गालों पर एक चाटा मार देती है और उससे कहती है, अरे देखो, तुम्हारा गाल तो लाल हो गया। अब तुम्हें भी ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं। मेरे एक चाटे ने ही तुम्हारा गाल लाल कर दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। अपना मजाक बनता देख उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा प्रिंसिपल की बेटी थी। अब वही लड़की वहां से चली जाती है और वो चारों दोस्त भी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्लासरूम में टीचर आकर सभी से सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। क्योंकि सरप्राइज टेस्ट था, इसलिए उन चारों ही दोस्त में से किसी को कुछ नहीं आ रहा होता और वो चारों काजल के पीछे बैठी काजल की शीट से नकल मारने लगती है और ये चीज काजल देख लेती है। डरो मत, मैं अपना टेस्ट नहीं छुपाऊंगी। तुम चारों ने मेरी बहुत मदद की है। आराम से देख लो, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं। यार, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं। तुम तो पढ़ने में भी बड़ी तेज हो। यहाँ किसी को टेस्ट नहीं आ रहा, तुम इकलौती हो जिसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतना बोलकर निहारिका, पूजा, करिश्मा और आस्था काजल में से नकल मारकर टेस्ट करती है। टेस्ट खत्म होने के बाद चारों बाहर जाने लगती तो वहीं क्लासरूम में ही अकेली काजल अपना टिफिन निकालती। ये देखकर चारों उसके पास जाती हैं और उसे अपने साथ कैंटीन चलने को कहती हैं। अब चारों ही दोस्त कैंटीन में जाकर काजल के साथ खाना खाते हुए उससे दोस्ती करती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। तुम्हें बिना जाने सोचे समझे उन लोगों ने तुम्हारा मजाक बना दिया, पर तुम हो तो बहुत टैलेंटेड। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हारी दोस्त? कहाँ, मैं गरीब, काली और तुम चारों इतनी गोरी और अमीर। भला मैं तुमसे कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? दोस्ती रंग रूप से नहीं, दिल से होती है। और हाँ, तुम्हें दोस्त बनाने के पीछे हमारा भी एक मकसद है। तुम बहुत तेज हो पढ़ने में और हम उतने ही नालायक। कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें हमें पढ़ाना होगा। हमारी मदद करोगी ना? क्यों नहीं, तुम चारों ने भी तो मेरा इतना साथ दिया है। इस तरह काजल उन चारों गोरी दोस्त की दोस्त बन जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पढ़ाई के सिलसिले से काजल आस्था के घर जाती है, जहां आस्था का काला रंग देख आस्था की माँ का मुंह बन जाता है। आस्था, तू पागल है? कैसे कैसे दोस्त बनाने लगी है तू? अरे, इस काली लड़की के साथ घूमेगी तो लोग क्या सोचेंगे? हमारी और उस लड़की की कोई बराबरी नहीं। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अगर काजल ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। और काजल मेरी दोस्त है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके रंग रूप से। और खबरदार, अगर आपने अब कुछ बोला तो। आस्था अपनी माँ को तो शांत करवा देती है, पर काजल सारी बातें सुन लेती है और वो उदास वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब करिश्मा पढ़ाई के लिए उसे अपने घर बुलाती है और एक बार फिर पांचों दोस्त बैठकर पढ़ाई करने लगती हैं। पर करिश्मा की माँ को भी काजल के काले रंग से चिढ़ होती है और वो नाश्ता देते हुए सभी के सामने काजल से कहती है, बेटा, मैं समझती हूँ दोस्ती रंग रूप से नहीं होती, पर हम बहुत अमीर लोग हैं ना। हमारा कोई दोस्त काला है और ना ही कोई रिश्तेदार। अगर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे घूमोगी तो तुम्हारे साथ लोग मेरी बेटी का भी मजाक बनाएंगे। माँ, मेरी दोस्त से कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ पढ़ाई में हमारी मदद करने के लिए आई है। नहीं करिश्मा, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे इनकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा।
अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अपने काले रंग की वजह से एक बार फिर काजल दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अब वह अपने किसी भी दोस्त के घर नहीं जाती, जिस वजह से एक दिन बिना बताए अचानक चारों गोरी दोस्त काजल के घर आ जाती हैं, जहां काजल की माँ उन सभी के लिए पकौड़े लेकर आती है। तुझे क्या लगा तू पढ़ाई करने के लिए हमारे घर नहीं आएगी तो क्या हम नहीं आ सकते? बेटा अगर तू ऊपर से फर्स्ट आई और हम नीचे से तो तेरी खैर नहीं। बेटा बातें तो होती रहेंगी, तुम चारों पहली बार यहाँ आई हो, पकौड़े खा लो। शांति अपनी बेटी की दोस्त को चाय पकौड़े दे रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आती है और उसके घर 4 सुंदर गोरी लड़कियों को देखकर काजल और उसकी माँ से कहती है, अरे मोरी मैया, हमारी काजल काली सियाही जैसी और दोस्त अंग्रेजों जैसे गोरे। क्यों रे काजल, मॉडलिंग का शौक छोड़कर गोरी दोस्त बनाने का शौक पाल लिया क्या? आंटी आप तो रहने ही दो, आप जैसे लोगों की वजह से मेरी दीदी ने अपने सारे सपने मार दिए। आपको पता है मेरी दीदी को मेकअप करने का बहुत शौक है। देखो उन्होंने कैसे एक मैगजीन बनाई जिसमें मॉडल हैं, पर इन लोगों ने मेरी दीदी के काले रंग का इतना मजाक बनाया कि अब वो लोगों से बात करने से भी डरती हैं। अरे भला हम क्यों डराने लगे तेरी बहन को? अब तुम ही बताओ बेटा, मॉडलिंग गोरी सुंदर लड़कियां करती हैं काली कलूटी। माफ करना आंटी, पर मॉडलिंग के लिए रंग रूप नहीं देखा जाता है। जरूरी नहीं कि जो गोरा है वही मॉडलिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां काले लोग पाए जाते हैं। अगर रंग भेद होता तो शायद वो लोग कभी मॉडल बन ही नहीं पाते। सुन लिया ना आपने, हर समय आ जाती हैं हमारे घर में आग लगाने। पूजा की और काजल की बहन की बातें सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल की चारों दोस्त काजल को मॉडलिंग करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ दिए मैंने वो सारे सपने, और अब देखो शाम भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वैसे भी कल हमारे एग्जाम है। काजल के बोलने पर चारों दोस्त उदास होकर वहां से चली जाती हैं और बहुत जल्द एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं, इस वजह से काजल अपनी दोस्त से नहीं मिल पाती और एक दिन काजल की चारों गोरी दोस्त एक फॉर्म लेकर आती हैं। काजल देख, हमारे शहर में मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, हमने तेरा फॉर्म भर दिया है और तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगर तू नहीं गई तो हम भी आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। पर मैं गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो पैसों की चिंता क्यों करती है? तूने हमें पढ़ाया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम तुझे गुरु दक्षिणा दे। इससे तू वही समझ। बेटा भगवान इतने अच्छे मौके बार बार नहीं देता। अपनी चारों दोस्त और माँ के कहने पर काजल एक बार फिर मॉडलिंग की तैयारी शुरू कर देती है और ऑडिशन देने जाती है, जहां वो रैंप वॉक करती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ महीनों तक काजल ऐसी मेहनत करती है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। और एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ऐसा चीफ गेस्ट बनकर आती है। और उस दिन काजल ना सिर्फ अपने पूरे परिवार बल्कि अपने चारों दोस्त को भी इस कॉन्सर्ट में बुलाती है, जहां स्टेज के नीचे चारों दोस्त खड़ी होती हैं, तो वहीं स्टेज पर काजल अपनी ऑडियंस से कुछ बातें शेयर करती है। मैंने अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुना और देखा है, पर कदम कदम पर मेरी चारों दोस्त और मेरी माँ बहन ने मेरा साथ दिया और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी बहन और अपनी चारों दोस्त की वजह से हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी चारों दोस्त को अपने पीछे की कामयाबी का क्रेडिट देना चाहती हूँ और इस स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। इतना बोलकर काजल अपनी चारों गोरी दोस्त, माँ और बहन को स्टेज पर बुलाती है और उस दिन उन पांचों की दोस्ती ये साबित कर देती है कि दोस्ती रंग रूप या अमीरी गरीबी से नहीं होती। माधवी बहन, बहू तो तुम्हारी दोनों बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, एक से बढ़कर एक सुंदर है। अरे बस भी करो, मेरी बहुओं को नजर लगाकर ही मानोगे क्या? बहुओं, अब अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। दोनों देवरानी जिठानी दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तभी वहीं सभी मेहमान उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाकर बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं। सोनम, गीता बहू, चलो अब दोनों सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लो। गरीब घर से आई जेठानी गीता एक एक कर सभी रिश्तेदारों और बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। वहीं अमीर देवरानी सोनम बस खड़ी होकर सबको देख रही होती है। अरे माधवी बहन, तुम्हारी बहू की कमर में दर्द है क्या जो ये खड़ी खड़ी बस सबको देख रही है? इसे पैर नहीं छूने क्या सबके? सोनम बहू, सबके पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। माँ जी, मैंने अपनी गरीब जेठानी की तरह कोई सस्ता सा लहंगा नहीं पहना। इतना हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहन रखी है मैंने, और वैसे मैं काफी थक चुकी हूँ। इतनी हैवी ज्वेलरी लहंगे के साथ कैसे मैं झुककर सबका आशीर्वाद दूंगी? लेकिन बहू, ये सब तो रस्में होती हैं।
और एक तुम ही दुनिया की इकलौती बहू थोड़ी ना हो जिसने हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहन रखी है। मेरी बहू ने तो तुमसे ज्यादा हैवी लहंगा पहना था, लेकिन उसने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे ना, कि ऐसे बहाने बनाए थे। कोई बात नहीं सोनम बहू, मैं समझ सकती हूँ। शीतल बहन कल मुंह दिखाई की रस्म है ना, कल सोनम बहू सबके पैर छू लेगी। ममता बेटा जाओ अपनी दोनों भाभियों को बैठा दो, आगे की रस्म भी तो करनी है। सोनम और गीता जाकर अब सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी एक छोटा बच्चा भागता हुआ आकर सोनम की गोद में बैठ जाता है। अरे कौन हो तुम और इस तरह मेरी गोद में कैसे बैठ गए? चलो हटो यहाँ से। अरे सोनम बहू, ये रस्म होती है, घर का छोटा बेटा या देवर आकर अपनी भाभी की गोद में बैठता है, इससे बहू की गोद जल्दी भरती है। एक तो मैं वैसे ही हैवी लहंगे की वजह से परेशान हो रही हूँ, ऊपर से ये बच्चा आकर मेरी गोद में और बैठ गया है। हटो यहाँ से, इतनी जल्दी नहीं है मुझे अपनी गोद भरने की। सोनम उस बच्चे को हल्का सा धक्का दे देती है, जिससे बच्चा उदास होकर अब गीता की गोद में जाकर बैठ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है और मैं 12 साल का हूँ। पता है, रिश्ते में मैं आपको छोटा देवर लगता हूँ। मेरी चॉकलेट कहाँ है? सबने कहा था कि नहीं भाभी मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट देकर आएंगी। अभी तो मेरे पास चॉकलेट नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं शाम को जरूर आपको चॉकलेट दूंगी। अमीर देवरानी और गरीब जेठानी दोनों ही बहू का ऐसा बर्ताव सास बस देखती है और उन दोनों से ही कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में रस्में खत्म होती हैं और अब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। और आज अमीर देवरानी और गरीब जेठानी का उनके ससुराल में पहला दिन होता है। 7 बज गए हैं, जाकर दोनों बहुओं को उठा देती हूँ, आज उनकी पहली रसोई की रस्म है। माधवी सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के कमरे की तरफ जाती है। माधवी कमरे का दरवाजा खटखटाने वाली ही थी कि उससे पहले ही गीता नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर पहले से ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और सबसे पहले अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरे जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। ये क्या, तुम तो मेरे उठने से पहले ही उठ गई। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए, और घर में इतने सारे काम भी तो होंगे। मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। बताइए क्या क्या काम करना है मुझे? तुम्हें देखकर लगता है मेरी पसंद बिल्कुल बढ़िया थी। अच्छा हुआ कि मैंने बड़ी बहू के रूप में तुम्हें चुना। अभी तो पहली रसोई की रस्म में थोड़ा समय है, तुम जाकर तब तक पूजा कर लो, मैं जाकर सोनम बहू को देखती हूँ, क्या पता वो भी उठ गई हो। गरीब जेठानी घर में बने मंदिर में जाकर साफ सफाई करके पूजा करने लगती है। वहीं माधवी काफी देर तक पूनम के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। सोनम बहू, ओ सोनम बहू, अरे आज ही महीने भर सोने का इरादा है क्या? उठ जा, मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें खाना भी बनाना है। अभी कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। अपनी सास की आवाज से परेशान होकर सोनम नींद में उठकर दरवाजा खोलती है। अरे ये क्या सोनम बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तू अभी तक सो रही है। गीता बहू को देख, नहा धोकर तैयार भी हो गई है और पूजा कर रही है। माँ जी, पहला दिन है तो क्या करूं मैं, मुझे सोने दीजिए, शादी की थकान मेरी उतरी नहीं है। अपने घर में भी मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती थी और इस घर में कौन से नौकरों की कमी है। इतना कहकर सोनम अपनी सास के मुंह पर दरवाजा बंद करके दोबारा सोने चली जाती है। बहू का पहला दिन होने की वजह से माधवी उसे कुछ नहीं कहती। तकरीबन 11 बजे सोनम नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है। आज तुम दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म है, जिसको जो अच्छे से आता है वो बना देना और किसी चीज की जरूरत हो तो पूछ लेना। इतना कहकर माधवी चली जाती है। एक काम करती हूँ, आलू पूरी और छोले, मटर पुलाव, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और मालपुआ बना लेती हूँ। इससे तो इतना सब कुछ आता है, मुझे तो खाने के नाम पर सैंडविच ही आता है। लगता है अब यही बनाना पड़ेगा। एक तरफ जहां गरीब घर से आई जेठानी तरह तरह के स्वादिष्ट खुशबूदार पकवान बना रही थी, तो वहीं सोनम सैंडविच और ऑनलाइन देखकर हक्का नूडल्स बनाती है। अरे सोनम, तुम ये सब क्यों बना रही हो? पहली रसोई की रस्म में ऐसी चीज नहीं बनती। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, मुझे नहीं चाहिए ये देसी गंवार वाला खाना। मैं तो अपना ये हाई क्लास खाना ही बनाऊंगी। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं और अब एक एक कर जेठानी देवरानी सभी को खाना परोसती हैं। जहां गरीब जेठानी के बने हुए पकवानों ससुराल वालों के साथ साथ घर आए मेहमान चटकारे मारते हुए खा रहे थे, तो वहीं अमीर देवरानी के नूडल्स को तो कोई छू भी नहीं रहा था। हाँ, बहुत टेस्टी बनाया है तुमने गीता। हाँ भाभी, सब बेस्ट बना है। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अरे आप लोग सिर्फ जेठानी जी का खाना क्यों खा रहे? मेरा बनाया हुआ खाना भी टेस्ट करिए। क्या टेस्ट करें बहू, तुमने तो बस ये ब्रेड और चाउमीन लाकर रख दी। अगर हमें यही खाना होता तो पास के ठेले से ना खा लेते। पहली बात, इसे ब्रेड नहीं सैंडविच बोलते हैं, और दूसरी बात ये चाउमीन नहीं है, इसे हक्का नूडल्स बोलते हैं। ये क्या कहा तूने, हक्का? अरे हम तो तेरे ये हक्का बक्का नूडल समझ नहीं पा रहे। इसे सुनते ही हम खुद हक्के बक्के रह गए। क्या खाएं इसे?
सही कहते हैं माधवी बहन लोग कि अमीर और गरीब घर से आई बहू में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब देखो तुम्हारी गरीब बहू ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पेट भर गया, लेकिन जी नहीं भरा, और ये अमीर वाली बहू ने ये बवाल बना दिया। तुम ही खाओ इसे। हाँ तो बेचारी जेठानी जी कर भी क्या सकती हैं, मेरी तरह वो अमीर घर से थोड़ी ना है, गरीब बस्ती में जो अपने बचपन से पली बड़ी हैं, और वहाँ काम ही क्या था, इन्हें खाना बनाने के अलावा जिसे खाना है खाओ वरना मत खाओ। इतना कहकर सोनम चली जाती है, पर माधवी कुछ नहीं कहती। अरे ये क्या तुम लोग भी क्या क्या बातें उठाकर बैठ गए, चलो जल्दी से खाना खा लो, बड़ी बहू इन्हें और खाना परोसो, जल्दी खाओ, फिर बहुओं की मुंह दिखाई और संदूक खुलाई की रस्म भी तो है। थोड़ी देर में अब मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां जेठानी अपनी सास की दी हुई भारी सी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी, तो वहीं देवरानी नॉर्मल सी कट स्लीव ब्लाउज वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे देख माधवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उस वक्त भी सोनम से कुछ नहीं कहती, और अब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और बारी बारी से मुंह दिखाई करती हैं। इसके बाद हॉल में ही उनकी संदूक खुलाई की रस्म होती है। दोनों बहुओं की संदूक कपड़ों से भरी थी। मुझे आपकी पीली वाली साड़ी काफी पसंद आई है, क्या मैं इसे रख लूं, अपने कॉलेज फेयरवेल में यही पहनूंगी। तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम रख लो, तुम पर अच्छी लगेगी। सोनम भाभी क्या मैं आपकी ब्लू वाली साड़ी ले लूं, अगले हफ्ते मेरी फ्रेंड की शादी है ना, तो मैं यही पहनूंगी। ब्लू वाली साड़ी मैं अपने लिए लेकर आई थी, ना कि तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो ये ऑरेंज वाली साड़ी ले सकती हो, वैसे भी जो तुम्हारा रंग है उस पर ये ब्लू रंग खेलेगा नहीं। देवरानी जी सबसे ऐसे बर्ताव कर रही हैं, पर माँ जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ क्योंकि वो आखिर अमीर है और मैं गरीब, आखिर मैं ये सब करती तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। वैसे ही मेरी बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, तो मुझे तो ठीक से ही रहना पड़ेगा, चाहे अमीर देवरानी कुछ भी करे। इसी तरह अमीर देवरानी और गरीब जेठानी का उनके ससुराल में पहला दिन खत्म होता है। रात हो चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद माधवी ने सबको इकट्ठा किया था। सबने हल्के कपड़े पहने थे। वहीं सोनम अपने ससुर के सामने नाइटी पहन कर आती है, जिसे देख मिथिलेश खुद ही सिर झुकाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देख माधवी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। सोनम बहू, बदतमीजी की भी हद होती है। सुबह से मैं इसलिए शांत थी कि तुम्हारा ये ससुराल में पहला दिन था, लेकिन तुमने तो हम सबकी नाक में दम करके रख दिया है। भला अपने ससुर के सामने को इस तरह कपड़े पहन कर आता है क्या? इस तरह से क्या मतलब है? मैं कौन सा उनके सामने शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई हूँ? नाइटी है और रात में तो हर कोई यही पहनता है। अब बहुत हुआ, सुबह से मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। जतिन, मैं पहले ही इस लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। अरे मेरी गीता बहू भी तो है, भले ही गरीब घर से आई है, लेकिन संस्कार देख उसके। सुबह से इसके हिस्से के सारे काम भी उसने किए। इसके द्वारा की गई उसकी बेइज्जती के बाद भी उसने इसे एक लफ्ज नहीं बोला। वो जेठानी होकर उससे कुछ कह नहीं रही है, और ये देवरानी होकर इतना रौब जमा रही है। अगर यही सब करना है ना, तो अपनी बीवी को लेकर निकल जाए यहाँ से और जाकर रहना अलग। मैं माँ जी के बारे में कितना गलत सोच रही थी। माँ जी तो दोनों बहुओं को बराबर रखने वाली सास है। नहीं नहीं माँ, सोनम ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने बताया था ना, उसके बावजूद भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आई। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। प्लीज ऐसा ना हो कि सालों का रिश्ता यूं ही खत्म हो जाए हमारा। अपनी सास के फटकार और पति की बात सुनकर सोनम काफी परेशान हो जाती है, और अगले दिन से अब माधवी असली सास बनकर सोनम की फटकार लगाती है, जिससे अब धीरे धीरे सोनम भी सुधरने लगती है।